ब्लैक होल्स अद्भुत हैं। वे कॉम्पैक्ट चीजें हैं, इतने डेंस की लाइट एस्केप नहीं कर पाती। हम उन्हें देख नहीं सकते, पर उनके आसपास का एनवायरनमेंट भरा होता है। बेजार एक्टिविटी से हॉट इलेक्ट्रॉन्स का कोरोना कभी कभी स्कैटर्ड एक्सरेज फेंकता है। गैस और डस्ट की ब्राइट अक्रीशन डिस्क की लाइट ग्रेविटी से वॉर्प्ड होती है। आप नियर और फार साइड्स एक साथ देख सकते हैं। यह एस्टिमेट समझना मुश्किल है। 20 मिलियन लाइट ईयर्स चौड़े जेट्स हो सकते हैं। यह 140 मिल्की वे के बराबर है। ब्लैक होल्स नहीं दिखते तो समझने उनके एक्सट्रीम सराउंडिंग्स जैसे तरीके चाहिए। नासा केओस डिकोड करने नए इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा है। ब्लैक होल एनवायरनमेंट में कुछ कॉमन है। यह कैसे होता है, हमें कैसे पता? यह क्या है? करीब से यह एक मैस है। सवाल आते रहें। यह ब्लैक होल एनवायरनमेंट्स है। समझाया गया। सभी ब्लैक होल समान नहीं। उन्हें 4 टाइप्स में बांटा गया है, जैसे टाइनी प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स जो बिग बैंग के बाद बने, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स लापता हैं, पुष्टि नहीं हुई। हमने स्टेलर मास ब्लैक होल्स देखे हैं जो सन के मास से 8 गुना और सुपरनोवे के अवशेष हैं। सबसे ड्रामेटिक सुपरमासिव ब्लैक होल्स हैं जो सन से लाखों अरबों गुना मैसिव है। वे इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम को घेर सकें। जब ये गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं तो ये मॉन्स्टर ब्लैक होल्स एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई या एजीएन बन सकते हैं। वे बहुत सारा मटेरियल बाहर फेंकते हैं और वे कई तरह की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एजीएन अपने वाइल्डेस्ट ब्लैक होल्स है। जेना नासा गॉडर्ड में ब्लैक होल्स और सिग्नेचर्स रिसर्च करती है। वह मानती है कि एजीएन स्पेस की ड्रामा क्वींस है। मैं उन्हें दिवस कहूंगी, पर एक एजीएन चाहता है कि आप उसे ज्यादा नोटिस करें। वे हर वेवलेंथ में सिंक करते हैं, पर अगर आप पूरी गैलेक्सी देख रहे हैं, क्या आप मान लेते हैं कि वहां ब्लैक होल है? जब गैलेक्सीज का मास सन के मास का बिलियन गुना होता है, तो हम मान सकते हैं कि वहां ब्लैक होल होगा। लो मास गैलेक्सीज में, जिन्हें मैं स्टडी करता हूं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, पर लो मास एजीएन की लाइट स्टार से आसानी से छिप सकती है। आपको अनएम्बिगुअस डायग्नोस्टिक चाहिए जिससे स्टार्स छेड़छाड़ न कर सकें। कहां से शुरू करें? आपको डॉट्स का मैप मिलता है। ये डॉट्स कुछ नहीं बताते। हम गैलेक्सी का स्पेक्ट्रा लेंगे। हाईली आयोनाइज्ड, हाई एनर्जी फीचर्स दिखे तो एजीएन का सबूत है। क्या यह ब्लैक होल का सबसे अच्छा इंडिकेटर है? यह बहुत कंटेंशियस है। कोई एक सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं। हर टूल फैलेबल है, कुछ एनवायरनमेंट्स में काम नहीं करता। हमें एजीएन और एटॉमी को समझना होगा। एक एजीएन की कई अलग स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। सबसे ब्राइट फीचर अक्रीशन डिस्क है। इस इवेंट हराइजन टेलीस्कोप रेडियो इमेज में हम N87 स्टार नामक सुपरमासिव ब्लैक होल के चारों ओर अक्रीशन डिस्क देखते हैं। गैस और डस्ट का यह प्लेन ब्लैक होल के ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्सेस से गर्म होता है। यह रेडियो से एक्सरेज तक लाइट एमिट करता है। डिस्क के ऊपर नीचे एजीएन में कोरोना हो सकता है।
लूज इलेक्ट्रॉन्स का यह सुपरहीटेड प्लाज्मा बहुत एक्सरेज एमिट करता है। यह अक्रीशन डिस्क से कम डेंस पर हॉटर है। साइंटिस्ट्स कोरोना के बनने, शेप व एनवायरनमेंट इंटरैक्शन पर पजल थे। नासा एक्सवी टेलीस्कोप स्टडी बताती है, ऑब्जर्व्ड कोरोना एक प्लेन में फैलता है जैसे अक्रीशन डिस्क और शायद पहले सोचे गए से काफी बड़े हैं। इन सिस्टम्स को जानने का बेस्ट मेथड कोरोनल लाइंस एनालाइज करना है। जेना एजीएन स्पेक्ट्रम में कोरोनल लाइंस इन्वेस्टिगेट करने स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करती है। हाँ, वे स्विगली ग्राफ्स जैसे दिखते हैं, पर बताते हैं कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और अहम बात, कौन से नहीं हैं। कई एलिमेंट्स आयोनाइज्ड होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होते हैं, तो ये टाइटली आयोनाइज्ड एमिशन लाइंस हैं। उस आयरन लाइन से 6 इलेक्ट्रॉन्स हटाए गए हैं। यह सेंटर में बहुत ब्राइट है क्योंकि वह न्यूक्लियस है जो सबसे ब्राइट होगा, और दूर जाने पर यह डिमा होता जाता है। यह अक्रीटिंग ब्लैक होल का सबूत है क्योंकि इस एमिशन के आयन्स बनाने में बहुत एनर्जी लगती है। एजीएन यूनिवर्स के ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक होने के बावजूद वे कभी कभी डस्टी टोरस के पीछे छिप सकते हैं। टोरस एक थिक बैगल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इतना डेंस कि एजीएन तभी दिखता है जब उसका होल हमारे टेलीस्कोप्स की ओर हो, या आप एनर्जेटिक एक्सरे सिग्नल्स ढूंढते हैं। नासा के न्यू स्टार मिशन, एक एक्सरे टेलीस्कोप के वैज्ञानिक मानते हैं कि 50% तक ब्लैक होल टोरस से ढके हैं। ये डस्टी क्लोक्स डेवलपिंग गैलेक्सी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ज्यादा डेब्री ब्लैक होल की ओर जाएगा, और अगर ज्यादा डस्ट एक साथ गिरे तो ब्लैक होल कॉफ या बर्प कर सकता है। और बजट मटेरियल बाहर आता है। एक बड़ा हिकअप स्टार फॉर्मेशन की रेट धीमा कर सकता है। यह सब जेट की उपलब्धियों के मुकाबले कुछ भी नहीं। याद रखें, M87 की यह हब्बल टेलीस्कोप से ली गई एक और इमेज है। वह ब्राइट लाइन एक ब्लैक होल है जो पार्टिकल्स का बड़ा जेट लगभग स्पीड ऑफ लाइट से फेंक रहा है। यह सोचने पर मजबूर करता है, अगर ब्लैक होल्स सब कुछ खींच लेते हैं तो पार्टिकल जेट्स कैसे निकलते हैं। सिसिलिया चायरेंटी, मैथ, फिजिक्स और ब्लैक होल्स एक्सपर्ट के पास कुछ आइडियाज हैं। तो क्या हो रहा है? वे चीजें बाहर क्यों फेंक रहे हैं जबकि हमें पता है वे सब कुछ खींच लेते हैं? यह बड़ा मेस है। ब्लैक होल केंद्र में है। क्रिश्चियन डिस्क इसके चारों ओर है, सैटर्न के रिंग्स की तरह। ब्लैक होल के चारों ओर बड़ा क्रिश्चियन डिस्क है। जेट ऐसे बाहर आता है, गार्डन होज जैसा समझें, और यह कॉस्मिक डिस्टेंसेस में फैल रहा है। बहुत बड़ा जेट का मैटर कहीं से आ रहा है, डिस्क से। सवाल है, डिस्क पर पार्टिकल्स कैसे वे एक्सेलरेट होते हैं, डिस्क से बाहर खींचे जाते हैं और जेट पर बाहर निकलते हैं। यह मैकेनिज्म है जिसे लोग स्टडी करते हैं। हमें आइडियाज हैं। ब्लैक होल स्पिन कर रहा है। आप ब्लैक होल की रोटेशनल एनर्जी का थोड़ा हिस्सा किसी और को दे सकते हैं। सिसिलिया, ये जेट्स ब्लैक होल के मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण भी बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ वे ब्लैक होल से थोड़ी रोटेशनल एनर्जी चुराते हैं। यह एक्स्ट्रा एनर्जी ही डिस्क के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके जेट बनाती है। फिर यह धरती पर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसा है, जहां हम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स का उपयोग करते हैं। ब्लैक होल से काफी आगे जेट, आयोनाइज्ड और एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स, एक्सरेज जैसी चीजें, गैसेस फैलती रहती हैं। अपने स्वभाव के कारण
हम ब्लैक होल के इवेंट हराइजन के पार कभी नहीं देख पाएंगे। हम सिर्फ उन्हें घेरने वाली लाइट ही देख पाते हैं, पर उस लाइट से कई सवालों के जवाब हैं। और हर नए टेलीस्कोप से, चाहे वह ज़मीन से एटमॉस्फेयर के पार देखे या स्पेस से कॉस्मोस का अध्ययन करे, वे हमें ब्लैक होल एनवायरनमेंट्स के व्यवहार के क्लूज देते हैं।